मिस्टर अभिषेक, हमको आज आप एक बात बताएंगे। बात आप हमको ये बताएंगे कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, समझ में कितनी आ रही कितनी नहीं आ रही। हम्म। समझ में सारी चीजें आ रही हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? हम्म। प्रॉब्लम कहाँ? हम्म। कॉपी तो सब चली गई, बेच दिया गया कबाड़ में। कल दृष्टांत कहाँ तक हुआ था? हम्म। तो प्रॉब्लम मेरा अभी तक यही है कि अभी तक मैंने डीएनएसएस से मेरा सामान नहीं मिला। क्या अच्छा जा तक हो गया था ना? यानी कि जी तक हो गया था ना? देखिए, इसमें जो लोग नए हैं उनको ये समझना है कि सेक्शन 26 जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में है, यानी मृत्युकालिक कथन के बारे में। उन्होंने बताया था कि पूरे साक्ष्य अधिनियम में सबसे बड़ा सेक्शन है ये, एलैबोरेट के दृष्टिकोण से। और फिर उसके बाद जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 सबसे बड़ा, यानी उतना अगर वो खत्म हो गया आर्टिकल 21 तो संविधान खत्म। उसी तरह ये 26 खत्म तो समझो आपका BSA खत्म। खत्म मतलब कि फिर बहुत थोड़ा सा रह जाता है। तो इसमें क्या था कि कल हम लोगों ने कितनी सिनॉप्सिस लिखी थी? 6 लिखी थी ना। आज उसको कंप्लीट करना। आप देखिएगा सिनॉप्सिस कितनी लंबी चौड़ी हो रही है इसकी, ठीक है। तो अभी वो हम लोग लिखेंगे बाद में, पहले ये देखते हैं कि इसमें जो हम लोगों का इलस्ट्रेशन रह गया था। हाँ। हाँ, वो अभी डिफरेंस भी लिखाना है और उसमें इसके कुछ सिद्धांत भी लिखाने हैं आज। तो ये भी लिखाना है, तो लिखने का भी काम है और पढ़ने का भी काम। तो पहले H में आइएगा। द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कॉज ऑफ द wreck of a ship, a protest made by the captain whose attendance cannot be procured is a relevant fact। प्रश्न ये है कि किसी पोत के ध्वंस का कारण क्या है। प्रश्न है ये, क्यों? जैसे किसी व्यक्ति की मौत का कारण क्या है, तो कप्तान द्वारा उसकी हाजिरी उपात्त नहीं की जा सकती, क्योंकि कैप्टन हो सकता है बदल गया हो, कहीं चला गया हो, है ना। तो फिर क्या क्या दिया गया प्रसाक्ष सुसंगत तथ्य है, ठीक है। यानी कि उसकी टेस्टिमोनी अब वो कैसे भी हो सकती है। कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड इज द रिलेवेंट, यानी कि अगर वो नहीं लाया जा सकता तो उसके कारोबार के अनुक्रम में जो भी चीजें रखी गई होंगी वो सब रिलेवेंट होंगी, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि एक दरोगा जी दूसरे थाने में ट्रांसफर हो जाता है, घटना पहले वाले दरोगा जी के सामने होती है। हाजिरी देने कौन जाता है? जो प्रेजेंट में दरोगा होता है, वो तो नहीं जाता है। वो पूरा तथ्य लेके जाता है कि साहब ये हुआ था। तो वो कारोबार के अनुक्रम में जो चीजें, जो रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं वही आगे चल के काम आते हैं, ठीक है। नहीं, अब पता चला कि उसकी पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में है। हम्म। तो सहारनपुर में है, तब पता चला कि उसको बुलाइए हाई कोर्ट में। तो प्रॉब्लम होती है। तो अब यहाँ का जो दरोगा है, जो जिसके सामने वो, या कोई अगर मान लो वो पर्टिकुलर वो खुद ही साक्षी है, दरोगा ही साक्षी बना हुआ है, तो फिर उसको आना पड़ेगा, ठीक है। तब वहां पे उसको आना पड़ेगा ये।
तो ये कहना चाहता है, यानी नेक्स्ट क्या कहता है कि आई, द क्वेश्चन इज वेदर a given road is a public way. Art statement by a disease sarpanch of the panchayat of the village that the road was public is relevant fact. प्रश्न ये कि क्या अमुक सड़क लोक मार्ग है, का ग्राम की पंचायत के मृतक सरपंच द्वारा किया गया कथन कि वो लोक मार्ग है सुसंगत तथ्य है। जैसे मान लो हम अपने जमाने में कोई रास्ता निकाल के चले गए, ठीक, अब बाद की पीढ़ियां जो आ रही कह रही नहीं, यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं था। तो वो जो हम जब निकाल के गए थे तो बाकायदा लिखा पढ़ी के साथ गए थे, लिख विख के गए थे कि फला जगह से। और बहुत से ऐसे डिस्प्यूट आते हैं कि क्या ये पहले भी मार्ग था, अब लोगों ने बंद कर दिया है ना। तो अब जो पुराना लिखा हुआ है भी वही माना जाएगी, पहले ये मार्ग था तो भाई था, अब इससे बड़ा सबूत तो कुछ और नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो ये इसके हो गया। फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि कभी भी लिखा हो, कभी भी लिखा हो, लेकिन अब उस व्यक्ति को जिसके जमाने में ये खड़िंजा लगा था वो वो है नहीं, अब उसको बुलाया नहीं जा सकता है। बोले कि हमारे दादा के जमाने में सन 1990 में ये रास्ता बना था, ठीक। अब आज की पीढ़ी कह रहे नहीं, ये रास्ते नहीं, इसको हम ब्लॉक कर देंगे, आगे हमारी जमीन है, नहीं जाने देंगे। तो अब क्या इस रास्ते के अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाए, या उस 1990 में जो पुराने प्रधान थे जिन्होंने अपने जमाने में करके गए हैं कि उनकी बातों को यहाँ पे साक्ष्य में ले लिया जाए? साक्ष्य में लिया जाएगा कि लोक मार्ग है ना, सबके लिए है, कोई एक आदमी के लिए तो है नहीं। तो वो साक्ष्य उनका ले लिया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब लेकिन मृत्युकालिक कथन, अब आपको लग रहा हो कि सर ये नहीं ना, वैसा नहीं है। वो दो चीजें होती हैं, एक, हाँ, उसमें अभी अभी आएंगे हम लोग, देखेंगे दो बातें होती हैं। ये नहीं होता है कि सिर्फ मृत्यु शैया पे पड़े हुए व्यक्ति के द्वारा किए गए कथन ही, ऐसा ऐसा तो है, वो एक पॉइंट वो भी है। एक पॉइंट ये भी है कि उस विवादित वस्तु के संबंध में उस व्यक्ति के द्वारा कहा गया किया गया कोई कथन जो कि अब मिल नहीं सकता, अब आ नहीं सकता, साक्ष्य नहीं दे सकता है, उसके कथन सुसंगत हो। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि खा मतलब ए कहता है कि बी मेरा पुत्र है, ठीक है। अब ए ने कहा कि मेरा पुत्र है, अब ए नहीं रहा, लोग कह रहे नहीं यार तुम तो उनके बच्चे हो ही नहीं, तुम्हारे पिताजी तो कोई दूसरे हैं, जहां फंस गया। तो अब यहाँ पे उस ए का अनेक अवसरों पर ये कहना कि ये मेरा बेटा है, अब वो चाहे रिश्तेदारों से कहा हो, चाहे किसी अधिकारी से कहा हो, चाहे जहां पे कहा हो, वो सुसंगत होगा, वो रिलेवेंट होगा। इसी तरह कोई व्यक्ति ये कहे कि का खा से विवाहित नहीं है, कोई व्यक्ति भाई मुकदमे कब आते हैं? अगर कोई डिस्प्यूट होता तभी मुकदमे आते हैं, अन्यथा मुकदमे नहीं आते हैं। तो एक बी से कह रहा है कि ये मेरी वाइफ नहीं है। अब उसके पिताजी ए के नहीं, एक ए कहता है कि बी मेरी वाइफ नहीं है, तो बी के पिता ने जब अपनी लड़की की शादी किया था तो उन्होंने बाकायदा उसमें मेंशन कर दिया था फला तारीख, अभी आएगा वो इलस्ट्रेशन भी आपके पास, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि अ, प्रश्न ये है कि क्या का जो मर चुका है खा का पिता है? द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द, नहीं सॉरी, अच्छा छूट गया है। प्रश्न ये है कि विशिष्ट बाजार में अमुक दिन अनाज की क्या कीमत थी? एक मृत व्यवसायी द्वारा अपने कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया कीमत का कथन सुसंगत तथ्य होगा। अब ये कैसे होता है, ये मामला कैसे होता है? आप सब लोग करीब करीब मंडी जाते होगे, जाते हो कि नहीं जाते हो, है ना? मंडी सब्जी वब्जी लाते हो, है ना? तो वो तो आप लोग
रिटेलर हो जाते हो, फुटकर खुदरा व्यापारी हो जाते हो आप लोग। जो आढ़त वाले होते हैं उनके यहाँ कितना माल आया, कितना गया, किस रेट में क्या बिका, उसका रिकॉर्ड होता है। ठीक। अब मान लो आपने किसी व्यक्ति को भेजा, अपने एजेंट को ही आपने भेजा कि भाई जाके तुम मेरी सब्जी या मेरा, भाई एजेंट हो तो हमारा सारा काम करोगे आप, उन्हें कहा कि जाके मेरा आलू बेच के आ जाओ। ठीक। गया वो आलू बेचा, बिका वो 501 रुपए पर क्विंटल। ठीक। अब उसने क्या किया, आड़त वाले कहा ऐसा करो भाई, इसको जो है 401 बना दो, 401 का बिल्टी बना दो हमको, बीजक जो होता वाइस जो होती है, इनवाइस जिसको बोलते हो ना, बीजक पत्र बोला जाता है उसको। बोला कि भाई सर 401 का बना दो। बोले भाई उसको क्या, उनको सोचा होगा कि आप ही क्या, वो ये थोड़ी बताया कि भला का माल है, भला का मैं एजेंट हूँ, ये तो नहीं पता। क्या ऐसा क्यों करा रहा, करा कि पिताजी पैसा नहीं देते हैं, अब क्या करें, बीच में मारना पड़ता है। अब उसने क्या किया, इनवाइस 401 की बनवा लिया। अब 100 बोरे में कितना मार दिया, 10,000 रुपया मार दिया, 100 रुपये के हिसाब से। अब जब मालिक को पता चला तो उस दिन ध्यान नहीं दिए। ऐसे ही एक दिन बैठे हुए थे, अचानक बात चली कि यार उस दिन हमारा आलू गया था 401 में बिका है। कहा भैया आपके सीजन में तो आलू 401 का बिका ही नहीं। बोला अच्छा। फिर कहा आपकी आलू की मंडी बड़ी टाइट रही है, 501 601 ऐसे बिका है। अब मालिक का कान खड़ा हुआ। अब मालिक गया मंडी में, जिस अब चूंकि उसके पास इनवाइस है तो पता है कि किस मंडी में बेचा था। तो उसने पूछा कि भैया फला तारीख को आपके मंडी में आलू का रेट क्या था। अब उसको भी नहीं याद था कि फला तारीख में कौन सा बिका होगा। उन्हें रजिस्टर खोल के था कि अब उन्हें कंफ्यूज कर दिया ना कि भाई 500 के नीचे नहीं आया, 500 के नीचे नहीं आया, और 600 भी बिका, 650 भी बिका, 700 भी बिका। तो अब ये हुआ कि भाई इस दौरान कहीं ऐसा तो नहीं और ज्यादा बिका हो। तो जब वो तारीख देखी गई, कहाँ पे, कारोबार के अनुक्रम में रखी गई डायरी में, तो पता ये चला कि 501 का महाशय बेचे थे। ठीक। और विल्टी लिए थे 401 की, पक्की बिक्री वहां पे दर्ज है उनकी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये इसका साक्ष्य दिया जा सकता है। मिस्टर नसीम, समझ में बातें आ रही कि नहीं आ रही? शुभम साहू, वसीम, अबरार, नसीम, अकरम, फरमान खान, सायरा इदरीसी, सैमसंग एम, सैमसंग X1, वीवो, ये सब कौन कौन है यार, नाम इनका नहीं पता चल पा रही। सैम, नाम लिख के भेज दो अपना अपना, व्हाट्सअप कर दो। हाँ हाँ, जूम में ये लोग कर देना अपना, चेंज कर, अपर्णा चाहिए तो अपर्णा पकड़ में आ गई। ये सैम X1 कौन है, दीपांजलि, अच्छा तुम X1 दीपांजलि, नाम बोलो बेटा, देखो इन्होंने चेंज कर दिया। वीवो कौन है, वीवो 2152, अभी मैसेज कर दो। वीवो पता रहना चाहिए ना कौन है क्या है, ताकि रिस्पांस करने में अच्छा रहे ना। चलिए, बात क्लियर होने ना, साफ साफ देखिए, मृत्युकालिक कथन में बहुत सी बातें आती, सिर्फ एक ही बात ही नहीं कि मरता हुआ व्यक्ति बोल के चला गया और आपको फांसी हो गई, आपको सजा हो गई। तो तो अभी तो ये हो गया, ये कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा के, प्रश्न ये कि क्या का जो मर गया है, मर चुका है, खा का पिता था, पिता था, मर चुका है तो था में हो गया। का द्वारा किया गया ये कथन कि खा उसका पुत्र है, सुसंगत तथ्य है। ये जो बताया था कि द क्वेश्चन इज वेदर ए हु इज डाइड वाज द फादर ऑफ बी, ए स्टेटमेंट बाय ए दैट बी वाज हिज सन इज रिलेवेंट फैक्ट। ठीक है। अब वहां पे किसी और की जरूरत नहीं है कि आप साबित करिए कि आप उनके बेटे हो कि नहीं हो, बाप जो कह के चले गया वो कटु सत्य है। ठीक है, नहीं तो अगर ऐसा हो जाए तो हर आदमी प्रूफ मांगने लगेगा, है कि नहीं? बताइए आप मेरे बाप है कि नहीं है, क्या सबूत है? मसला फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा? द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द डेट ऑफ द बर्थ ऑफ a letter from A's deceased fathers to a friend announcing the birth of A on a given day is relevant fact। ये प्रॉब्लम में भी आपसे शायद पूछा गया था। प्रश्न ये कि क्या का के जन्म की तारीख क्या है, का के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र, है ना,
जैसे आजकल तो आप फेसबुक पे डाल देते हो, है ना, व्हाट्सएप पे वो लोगों को संदेश भेज देते हो मुझे पुत्र रत्न की प्राप्त हुई है। अब मान लो आपके जीजा जी या आपके साड़ू जी कहीं बाहर रहते हैं, सऊदी में रहते हैं, कहीं और रहते हैं, यानी अदर स्टेट में, तो आदमी कैसे करता, लेटर लिखता था ना कि यार ऐसी ऐसी बात हुई है, मेरे बेटा हुआ है। अब तो व्हाट्सएप पे आ जाता है तो हल्ला हो जाता है पूरा, है ना। तो अब वो जो लेटर लिखा गया था, तो उससे ये पता चला कि फला तारीख में इस बच्चे का जन्म हुआ था। ठीक। और ये कब होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी कुछ लोग जन्म तिथि को छिपा लेते हैं शादी करने के लिए। हो गए 48 साल के, दिखा रहे हैं 28 साल के, है ना। तो अब 20 साल का अंतर हो गया कि नहीं हो गया? और देखने में नहीं लग रहा कि वो 48 साल का है। तब लोगों को शक हुआ तो कोई जल्दी से बताया कि नहीं कब पैदा हुआ था। तो उन्होंने उनके रिश्तेदारों से संपर्क किया कि यार उनके लड़का के साथ मेरी लड़की की रिश्ते की बात आई है। अबे यार वो तो 50 साल का होने वाला है ना। अब जैसे राहुल गांधी का है, देखने में नहीं लगता कि वो 52 साल का हो गया होगा। हाँ 52 का हो गया, ये देखने में नहीं लग रहा है। तो कहने का मतलब कि चीजों को, अब ये कैसे पता होगा कि राहुल गांधी की डेट ऑफ बर्थ। अब अगर कोई कहे कि नहीं साहब वो अभी 35 साल के हैं, तो मानने योग्य बात होगी? क्यों नहीं होगी? अगर राहुल गांधी के बारे में कहा गया कि वो 35 साल के हैं, तो बात मानने योग्य होगी या नहीं होगी? दो बातें हैं। नहीं। अब प्रूफ ये है कि राजीव गांधी की हत्या हुई 1991 में। ठीक। और राजीव गांधी की जब हत्या थी तो ये 10-11 साल के शायद थे, है ना। जाया करते थे अपनी दादी के, हाँ, तो उसमें देखने जाया करते थे, है ना। तो अब अंदाजा लगा लोगे आप, समझ जाओगे कि नहीं ये तो यार अपने दादी के उसमें जाया करते थे 1984 में, जब दादी मारी गई थी। 6-7 साल वो तो उसमें जाया करते थे, इसका मतलब कि 8 साल ये ले लो, 6-7 7 साल ये ले लो, और उसमें भी जब जाया करते थे इसका मतलब 10 साल के रहे होंगे। 10 8 18 और 18 30, 8 3 के हो गया 51 साल की नहीं हो गया। तो इस तरह से प्रूफ किया जा सकता है कि कौन बंदा। तो इसी तरह ये इसमें भी होता है, एविडेंस में भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। द क्वेश्चन इज वेदर एंड व्हेन ए and B were married, an entry in a memorandum book by C's, the deceased fathers of B, of his daughter's marriage with A on a given date is a relevant fact. प्रश्न ये है कि क्या और कब का और खा का विवाह हुआ। खा के मृत पिता गा द्वारा किसी याददाश्त पुस्तक में अपनी पुत्री का के साथ अमुक तारीख को विवाह होने की प्रविष्टि हो सकती है। ठीक। कुछ लोग होते हैं ना, लिख देते हैं ना। तो ये भी, फिर नेक्स्ट लास्ट देखिएगा। बहुत से लोग होते हैं, कभी कभी हमारी भी रहती है, जो लोग जिनकी डेड होती लिख देते हैं। हाँ हाँ, उसमें भी रहता है कि भैया वो वाली कॉपी, हाँ वो व्यवहार वाली, हाँ पुस्तक है वो रखा जाता है, वो व्यवहार वाली कॉपी कि किसने कितना दिया, किसकी शादी में कितना आया कितना गया ना। A shoes B for a label expressed in a painted caricature exposed in a shop window. किसी दुकान की खिड़की पर कोई उपहासांकन में अभिव्यक्त अपमान लेख, जैसे फिदा हुसैन का नाम सुना है? MF हुसैन, MF हुसैन का नाम सुना है? नहीं, चित्रकार थे जिन्होंने माधुरी दीक्षित के ऊपर पूरी पेंटिंग कर डाली थी। और उन्होंने कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई थी, तो उसमें लोगों को बड़ा ऐतराज हुआ था। तो अब वो ऐतराज इसलिए हुआ था कि वो पेंटिंग ऐसी क्यों बनाए, तो उन्होंने क्या किया था, जो उज्जैन वगैरह में है ना मूर्तियां, उन्हीं का उन्होंने नकल किया था। हाँ तो नहीं, और भी है, तो उनका इन्होंने नकल किया था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये
जब बनी हुई ऑलरेडी पत्थर की, तो मैं अगर कागज पे उतार रहा हूँ तो उसमें कौन सी बुरी बात है। कोर्ट ने फिर उनको परमिशन दिया था कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब भीड़ अगर ये कहे कि नहीं नहीं ये वैसी नहीं है, वो वैसी है, होता ना कि नहीं नहीं डिट्टो ऐसे ही वहां पे बनी थी, और जो वहां पे बनी थी उसी के आधार पे उसको सजा मिली है। अब पूरी भीड़ ये चिल्ला रही कि ये पेंटिंग उसी की नकल है। अब भीड़ ये चिल्ला रही है, तो अब भीड़ का चिल्लाना इस बात का सबूत हो सकता है कि ये जो पेंटिंग है उसी की नकल थी। जैसे मान लो हम किसी टूरिस्ट प्लेस पे गए, जैसे अभी तो गोवा हम नहीं गए, लेकिन गोवा के बारे में लोग बताते हैं, वहां वाली वल्गैरिटी वल्गैरिटी होती है ना। तो अब अगर वही चीज संगम तट पे होने लगे या यमुना गंगा के किनारे होने लगे, तो अब बोलेंगे लोग, बोलेंगे नहीं बोलेंगे यार तुमने तो इसको गोवा बना दिया, ये पवित्र प्लेस है, इसको तुमने ऐसे कैसे गंदा कर दिया। तो अब लोगों का ये बोला जाना क्या सबूत देता है? यही तो सबूत देता है कि इसका मतलब कुछ ना कुछ वहां पे गड़बड़ हो रहा है। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, ये बात है। ठीक है। तो इसी तरह कभी कभी किसी के पिक्चर को एडिट करके लोग डाल देते हैं ना तमाम तरह से, और उसको अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे मुक्ति मिल जाती है। तो वो गलत चीज है। अगर आप उस लेवल के कलाकार हो, जैसे ना कि जो शायर होते हैं, तो शेर व शायरी में भी आप आलोचना कर सकते हो, ठीक है, लेकिन किसी की व्यक्तिगत जीवन में आप नहीं घुस सकते। ठीक है, आलोचना आप करिए। जैसे राहत इंदौरी ने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में एक शेर कहा था, बड़ा खतरनाक शेर कहा था उन्होंने। मतलब उनका ये था कि घुटने का ऑपरेशन होना था, तो उसी पे उन्होंने शेर कह दिया था कि जब तुम कभी एक्सरसाइज ही नहीं किए, घुटने का प्रयोग ही नहीं किया, तो घुटने का ऑपरेशन कैसे होगा। तो उन्होंने कुछ ऐसे अंदाज में कहा था। ठीक। तो ये चीज होती, तो ये आपका क्या क्या कंप्लीट हुआ सेक्शन। सेक्शन में 4 बातें हैं, कौन कौन सी? हाँ, हमारा सेक्शन कंप्लीट हुआ। सेक्शन में 4 बातें हम लोगों ने पढ़ी। जो मर सकता है, ओ सॉरी, जो मर चुका है, जो मिल नहीं सकता है, जो साक्ष्य देने के लिए उपस्थित नहीं हो सकता है, सक्षम नहीं है, सॉरी सक्षम नहीं है, हाँ, और जो स, हाँ जिसकी उपस्थित इतनी विलंब हो सकती है या इतना खर्चीला हो सकता है कि उसकी ऊपर उसका साक्ष्य लेना मुश्किल होगा। तो ऐसे लोगों के साक्ष्य को हम लोग कैसे लेंगे? क्यों? अब ये ऐसा क्यों होगा? जो मर गया है वो तो आ नहीं सकता है ना, जो मर गया है वो आ नहीं सकता है। तो अब जो कह के गया होगा वही कथन तो हम मानेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मृत्युकालिक कथन, है ना, डाइंग डिक्लेरेशन। फिर जो मिल नहीं सकता है, जो मिल नहीं सकता, अब वो भी कुछ कह के चला गया है, हम नहीं मिल सकता भाई, तो उसके भी कथन यहाँ पे आ जाएंगे। फिर जो साक्ष्य देने में बिल्कुल अक्षम हो चुका है, पैरालाइज हो गया है, बोल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है चीजों को, है ना, तो वो जो कभी कुछ कहा होगा या अभी इशारों से कुछ बोल सकता है, ठीक, तो जो बोला होगा इशारों से और वो बातें सही होंगी तो मृत्युकालिक कथन हो जाएगा उसका मतलब। फिर ऐसा साक्ष्य जिसमें कि वो व्यक्ति की हाजिरी, यानी उसकी उपस्थिति या उस वस्तु की उपस्थिति कोर्ट के सामने लाने में इतना विलंब हो सकता है या इतना खर्च हो सकता है कि उसकी उपयोगिता अनुपयोगिता में बदल जाएगी। तो उसके बारे में कोर्ट डिस्कशन लेगा, उस वहां पे कोर्ट को डिस्कशन है कि क्या करेगा, वो कैसे उसको एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो ये 4 बातें हो गई। फिर इसी से संबंधित हम लोगों ने 8 नियम पढ़े।
8 नियम में कौन कौन से नियम याद हुए कि नहीं याद हुए, पहले बताओ। पहला क्या है? दूसरा? तीसरा? चौथा? अब यहीं पे रुक जाओ, 4 हुए। 4। मिस्टर सैफ, क्या क्या हुए? पीछे से आओ। चौथे नंबर पर उन्होंने क्या बताया? चौथे नंबर पे क्या बताया? रूढ़ी। और चौथा? फिर तीसरा? राइट कस्टम के बारे में ऐसे भी याद कर सकते हो। कम से इतना रहना चाहिए पकड़ में कि अगर थोड़ी सी कहते नहीं, उंगली पकड़ लो तो फिर यहां तक पकड़ लो, ये वाला हिसाब रहना चाहिए। तो थोड़ा से अगर आपने ध्यान दिया है कि भैया चौथा वाला क्या बात है, रूढ़ी वाला है, कस्टम वाला है, तो फिर आप चल लिए, लिख लिए। और नहीं, अगर याद ही नहीं आ रहा कि है क्या, तो कैसे याद होगा? फिर तीसरा क्या है? आर्थिक और सांपत्तिक, धन संबंधी और संपत्ति संबंधी इंटरेस्ट। दूसरा क्या है? पहला क्या है? डन। अब ये 4 हो गए, इस 4 को हटा दो। अब पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें में आ जाओ। पांचवा क्या है? अभी अभी एफ में क्या है? हम्म। फिर नेक्स्ट छठवां, सातवां क्या है? तो अब ये अभी आएगा, अभी एक बार, अभी जो कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा, परेशान ना हो। ये 8 बातें ये हो गई। इलस्ट्रेशन कितने पढ़े? 14। ठीक है, 14 इलस्ट्रेशन पढ़े, 8 आधार पढ़े। ठीक है, ये 8 आधार, ये 4 बातों के लिए, ये 8 आधार 4 बातों के लिए ग्राह्य। ठीक। फिर उसके उदाहरण में दृष्टांत दिया गया है। तो यहां तक तो क्लियर है मामला, आगे बढ़ा जाए। अब आइए, पहले आप लोग सिनॉप्सिस तैयार करिए। पहले हिंदी वाले करें, पहले इंग्लिश वाले? संख्या किसकी बारी है? नहीं, अभी बहुत लंबा है, अभी उतना। हाँ हाँ, चलिए पहले इंग्लिश वाले लिख लें। पहले इंग्लिश वाले। तो मीडिया टाइम भरा होगा। हाँ, अप्रोक्सीमेटली आप टाइम हो गया था ना। चलो आगे आओ। स्टेटमेंट है। चलिए लिखिए पहले। कंपैरिजन विद टेस्टिमनी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। इसके पहले जो लोग नए हैं आज, वो लोग को मैं भेज दूंगा उस पे। ये सिनॉप्सिस बन रही है यहाँ पे, ये सेक्शन 26 की सिनॉप्सिस है। यानी कि आपको इतने बिंदुओं पर चर्चा करनी है, इतने बिंदुओं को दिमाग में रखना है। ये होता है मेंस के लिए, अगर कभी कोई सवाल घुमा दे तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या हो सकता है। और इससे, इसको पढ़ने से क्या होता है, एक आपका जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, और दूसरी चीज ये होती है कि जो आपकी सोच समझ है ना, लिखने की शैली, वो अच्छी होती है। हाँ, क्या क्या चीज आपको। तो कंपैरिजन विद टेस्टिमनी ऑफ accomplice। कंपैरिजन, ओ सॉरी, विद
टेस्टिमोनी का मतलब समझ रहे हो ना, टेस्टिमोनी ऑफ accomplice, accomplice टेस्टिमोनी कह सकते हो, परिसाक्ष्य होता है जो। ठीक, दूसरा लिखिएगा, सम जनरल सम जनरल प्रोपोजिशंस, सम जनरल लिख लोगे, लिखना पड़ेगा सब, सम propositions, factors in reliability, factors in reliability, factors in reliability, factors in reliability. Next, statement made to R, statement made to or implicating relatives, लिख लेना एक जगह, implicating to implicating relatives, relatives, relatives. Next, FIR as dying declaration, FIR as dying declaration and statement recorded by police, and statement recorded by police, recorded by police. Next, contradiction in FIR, contradiction in FIR, and declaration. Next, complaint as dying declaration, dying declaration. Delay in recording, delay in recording, importance of fact and circumstances, circumstances. Multiple dying declaration, अब जैसे होता ना कि मान लो मुख्य परीक्षा में उसने पूछा कि डाइंग डिक्लेरेशन के संदर्भ में उचित उदाहरण देते हुए डाइंग डिक्लेरेशन को समझाइए। अगर कोई व्यक्ति एक से अनेक बार डाइंग डिक्लेरेशन करता है
तो उसका प्रभाव क्या होगा, इम्पैक्ट उसका क्या होगा। अब ये 2 बार 3 बार, अभी कुछ बोला, वहां पे कुछ बोला, वहां पे कुछ बोला, अब क्या होगा, मसला फंस जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल कर रहा है, यहाँ पे भी वही बात बोली, वहां पे भी वही बात बोली, वहां पे भी वही बात बोली, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अलग अलग बोला तो भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तब गड़बड़ हो जाएगा, नहीं वो संदिग्ध हो जाएगा फिर। ठीक है, तो फिर उसको दूसरे वे में देखा जाएगा। आइडेंटिफिकेशन थ्रू, नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन थ्रू डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट मेड बाय साइन। नेक्स्ट, स्टेटमेंट मेड बाय साइन, स्टेटमेंट मेड बाय साइंस। कौन सा केस है इसमें, याद है? हाँ, कब का है? क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला कब का है? हाँ, पक्का? क्वेश्चन आंसर फॉर्म। नेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर फॉर्म। क्वेश्चन आंसर फॉर्म, लैंग्वेज ऑफ स्टेटमेंट, लैंग्वेज ऑफ स्टेटमेंट। लैंग्वेज ऑफ स्टेटमेंट, ओरल डिक्लेरेशन। नेक्स्ट, ओरल डिक्लेरेशन, ओरल डिक्लेरेशन, ओरल देखिए, ये सिनॉप्सिस जानते हो, ये सिर्फ मेंस में ही काम नहीं करती, ये प्री में बहुत खतरनाक काम करती है। बस खाली आप सिनॉप्सिस रट डालो, बाकी सब छोड़ दो। मतलब छोड़ दो मतलब कि उनको रटो चाहे ना रटो, सिनॉप्सिस याद कर दो। जितने भी सवाल आएंगे, टेढ़े आए मेढ़े आए कैसे भी आए, सब आप सॉल्व कर लोगे। जैसे कहते नहीं कि चारों तरफ से बांध दिया, अब जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये होता है। नहीं तो जैसे होता ना कि पानी, पानी कभी आप लोगों ने खेतों में जो नाली से बहता हुआ पानी होता है, कच्ची नालियों से, वो घुसता यहाँ पे है और निकलता कहीं दूर है। अब आप खोजते हो उसी के आसपास कि यहीं से बह रहा तो यहीं पे होगा कहीं, और उसकी जड़ें बहुत दूर होती है। वो होता है चूहों के माध्यम से वो गैलरी बना दी जाती है। तो अब यहाँ पे कंट्रोल करो, ऑटोमेटिक वहां कंट्रोल हो जाएगा। है ना, कभी देखा होगा जो लोग किसान परिवार से होंगे उन लोगों ने देखा, और बड़ी मजा आती है उसमें खेलने में, है ना। हाँ, तो उसी तरह यहाँ पे भी होता है। ठीक है, बात कहीं की होती है, बात कहीं पहुंच जाती है। आपने जब अच्छे से पढ़ रखा है, अब वो प्री में पूछे क्या पूछेगा, कितना घुमाएगा, घुमा देगा कि क्या उसी भाषा में लिखा जाना चाहिए जिस भाषा में वो बंदा बोल सकता है, क्या रिकॉर्ड उसी भाषा में रखना चाहिए जिस भाषा में लिखे गए, क्या वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही होना चाहिए या गद्यांश के रूप में होना चाहिए या पद्यांश के रूप में होना चाहिए, कि कविता के रूप में होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए। तो जब पता होगा तभी ना करोगे आप, नहीं कहोगे नहीं नहीं किसी भी तरह चल जाएगा, है ना। तो किसी भी तरह नहीं चलेगा, कुछ नियम कानून होते हैं। ठीक, इसलिए सिनॉप्सिस जहां जहां पे भी लिखाई गई उसको थंब इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन। नेक्स्ट, अब देखो ये इसका भी मसला फंस जाता है। हुआ ये था इसमें, मसला फंसा इसलिए, इसकी जरूरत यहाँ पे आई कि एक व्यक्ति जल गया है और बुरी तरीके से जल गया है। अब उसका थंब इम्प्रेशन कैसे आएगा, बताइए।
तो इसके नहीं बच्चे की जल गई होगी तो कैसे निकालोगे? तो भाई जल गई है तो कैसे निकालोगे? मान लो ये जल गया है तो कैसे निकालोगे? इसमें स्किन कैसे निकालोगे? अब बची स्किन तब। क्या अंगूठा कहीं काट के रखा हो पहले? हाँ? तो वो तो उसका तो उस वक्त लेना है ना जब वो हुआ है तब लेना है ना। पहले रख के पहले एग्जाम का फॉर्म भरा उससे थोड़ी मतलब होता है। नहीं वो तो संदिग्ध हो गया ना। तो वो एट टाइम उस वक्त जब लिखा गया जब स्टेटमेंट उसने लिखाया उसके बाद लेने उसके इम्प्रेशन कोई लिख नहीं सकता वो। तो अब उसमें ले लिया था वो कहा ना, संदिग्ध हो गया वहीं पे। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। वेयर डिक्लेरेंट सर्वाइव्स, वेयर डिक्लेरेंट सर्वाइव्स। हाँ, जब मृतक व्यक्ति बच जाए, वेयर डिक्लेरेंट सर्वाइव्स। स्टेटमेंट मस्ट बी रिलेट टू डेथ, स्टेटमेंट must be relate to death, medical report, medical report, dowry death wife burning, dowry death wife burning। वाइफ का फुल फॉर्म पता है? एटसेट्रा। वाइफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हम्म। अच्छा। नेक्स्ट, कंट्राडिक्टरी डैंग डिक्लेरेशन, कंट्राडिक्टरी डैंग डिक्लेरेशन। डैंग डिक्लेरेशन। ऑनर किलिंग नाम सुना था? ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग, स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर, स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर, absence of medical statement of fitness, absence of medical, medical statement of fitness of fitness, dying women, person of unsound mind, dying women, person of unsound mind, unsound mind, victim of rape and murder, victim of rape and murder। स्टेटमेंट, अच्छा अब ये यहां तक हो गया, ये अब आपका सब क्लास 1 पूरा हुआ है। हाँ, ये सेक्शन 30, बोलो सॉरी 32 सब क्लास 1 पुराना, 26 सब क्लास 1 अब पूरा हुआ है इतनी बातों के बाद, ठीक है। फिर इसके बाद
2 3 4 5 वो छोटे छोटे से। ठीक है, तो इसमें अब हिंदी वाले देख ले भाई, उनका भी हक बनता है, हिंदी वाले देख ले। कहाँ तक लिखा था हिंदी वालों ने? निकट होना ना। लिखिए, सह अपराधी की परिसाथ से तुलना। आप लोग याद करिए जल्दी से कम 5 बार पढ़, लिखाते लिखाते पढ़ जाना चाहिए 5 बार। कितने? 5 बार कम से कम पढ़िए, 5 बार, 5 टाइम्स लगातार, विदाउट एनी इंटरप्शन। सह अपराधी की परिसाथ से तुलना में तुलना। हो गया। नेक्स्ट, कुछ सामान्य सिद्धांत, कुछ सामान्य सिद्धांत विश्वसनीयता की कसौटी। हाँ, साथ ही में कुछ सामान्य सिद्धांत विश्वसनीयता की कसौटी, विश्वसनीयता की कसौटी। पुष्टि की आवश्यकता, पुष्टि की आवश्यकता। नातेदारों को दिए गए तथा उन्हें फांसने वाले कथन, नातेदारों को दिए गए तथा उन्हें फांसने वाले कथन। इसमें आप लोग चाहे तो केस डाल देना, बाराती बनाम स्टेट ऑफ यूपी। बाराती बनाम, नाम होता ना, बाराती बनाम स्टेट ऑफ यूपी। इसका भी नेचर बताएं कैसे इसमें सवाल पूछता है। हाँ, बाराती बनाम स्टेट ऑफ यूपी, 1974 का है, 1974। प्रथम इत्तला रिपोर्ट में तथा पुलिस के प्रति मृत्युकालिक कथन। प्रथम इत्तला रिपोर्ट में तथा पुलिस के प्रति मृत्युकालिक कथन। अगले संडे को आप लोगों का टेस्ट जो होगा ना, नेक्स्ट संडे, के संडे तो नहीं होगा, इसी का ऑब्जेक्टिव होगा, जहां तक पढ़ा देंगे कल तक, 23 सेक्शन तक हो जाएगा ना मेरे समझ से। प्रथम इत्तला रिपोर्ट में तथा पुलिस के प्रति मृत्युकालिक कथन हो गया। हम्म, 30 तक महा हो जाए, क्योंकि इसके बाद फिर हाँ, जहां तक हो जाएगा वहां तक। देखते हैं अभी, सैटरडे को ही पढ़ लेंगे ना, सैटरडे को पढ़ लेना ना, क्या दिक्कत है। हो गया। देखिएगा, प्रथम इत्तला रिपोर्ट एवं मृत्युकालिक कथन में परस्पर विरोध। प्रथम इत्तला रिपोर्ट एवं मृत्युकालिक कथन में परस्पर विरोध। मिस्टर नसीम, आपका क्या है, सब मीडियम क्या है, हिंदी या इंग्लिश? प्रथम इत्तला रिपोर्ट एवं मृत्युकालिक कथन में परस्पर विरोध। परस्पर विरोध हो गया। परिवाद को मृत्युकालिक कथन मान लिया जाना। पढ़िए, भी सुन रहा हूं, परिवाद को मृत्युकालिक कथन मान लिया जाना। परिवाद को मृत्युकालिक कथन मान लिया जाना। कथन, नेक्स्ट, कथन अभिलिखित करने में विलंब। कथन अभिलिखित करने में विलंब। तथ्य तथा परिस्थितियों का महत्व। तथ्य तथा परिस्थितियों का महत्व।
तथ्य तथा परिस्थितियों का महत्व। प्रश्न उत्तर माध्यम, प्रश्न उत्तर माध्यम, प्रश्न उत्तर माध्यम है, प्रश्न उत्तर माध्यम। इशारों द्वारा मृत्युकालिक कथन, उनको बैठ के लिखा दो जरा जितना लिखा हो। आयुषी इधर बैठ जाओ तो बैठ के लिखा दो सब। इशारों द्वारा मृत्युकालिक कथन, आज फिर उठ गया था क्या? अब वो आज समझ गया है वो। इशारों द्वारा मृत्युकालिक कथन, क्वीन बनाम अब्दुल्ला इसमें, ठीक है, क्वीन बनाम अब्दुल्ला। और इसमें इसी से संबंधित एक केस देखो, ये तो पूछ दिया क्वीन बनाम अब्दुल्ला, ये कहाँ का केस है? प्रिवी काउंसिल ने किस केस में कहा था? हाँ, चंद्रशेखर वर्सेस द किंग, ठीक है, हाँ उसमें कहा था, प्रिवी काउंसिल ने उसमें कहा था। ये कब का, क्वीन बनाम अब्दुल्ला? और ये हम्म कौन सा? कोई बात नहीं, वो फर्जी किताब है ना तो। मौखिक मृत्युकालिक कथन तो लिखो, मौखिक मृत्युकालिक कथन, ओरल डिक्लेरेशन, मौखिक मृत्युकालिक कथन, ओरल डिक्लेरेशन जिसको बोलते हो। निशानी अंगूठा, रूलिंग की कॉपी मत लिखा करो, ठीक है, कल से प्लेन कॉपी लाना, लाइन वाले में नहीं लिखना, ये बच्चों वाली है। निशानी अंगूठा हो गया। जहां कथनकर्ता जीवित बच जाए, जहां कथनकर्ता जीवित बच जाए, चिकित्सा रिपोर्ट, चिकित्सा रिपोर्ट, पत्नी हत्या, अगर किसी को पत्नी हत्या का दोष लग जाए तो क्या करे बेचारा? हाँ? कितने घर में उसको भीख मांगना पड़ेगा? नेक्स्ट, मृतक महिला विकृतचित थी, मृतक महिला विकृतचित थी। डॉक्टर का कथन, डॉक्टर का कथन, मानसिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र का अभाव, मानसिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र का अभाव। नहीं, एक ही में है। हत्या तथा बलात्कार से पीड़ित, हत्या तथा बलात्कार से पीड़ित, हत्या तथा बलात्कार से पीड़ित, ठीक। ये आप हिंदी वालों का हो गया, ठीक है। आप लोगों को छोटा था क्या? हिंदी वालों को छोटा था कुछ ना?
32 32 पॉइंट है 32 सेक्शन में। हम्म हम्म, चलिए। ठीक है, वो होता है दो एक आगे पीछे, इसमें हिंदी इंग्लिश वाले मिला देते हैं ना साथ ही में। चलिए आइए अब अपने टॉपिक पे आइए। सम जनरल प्रिंसिपल फैक्टर्स इन रिलायबिलिटी। ये डाइंग डिक्लेरेशन को विश्वसनीय क्यों माना जाना चाहिए, इसके संबंध में कुछ बातें लिखी गई है, कुछ बातें बताई गई। वो सिद्धांत क्या क्या पहले सुन लेना, फिर अभी लिखा देते बात। ये मामला जो था आपका, ये आया था कुशा बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा 1980। कुशा बनाम, ये आया भी था प्री में, कुशा बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा। यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन की विश्वसनीयता की कसौटी क्या होगी, यानी कब माना जाएगा कि आपका जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो नियम के, सेक्शन के, कानून के आधार पे बिल्कुल खरा उतर गया। ठीक है, कसौटी का मतलब। तो कुशा बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा 1980। ठीक है, इसमें यह कहा गया था कि द कोर्ट लेट डाउन द फॉलोइंग जनरल प्रिंसिपल्स। नंबर एक, there is no absolute rule of that a dying declaration cannot be the sole basis of conviction unless corroborated. If the declaration is coherent, consistent, coherent, word is coherent, एक वर्ड होता है इनकोएट। इनकोएट इनकोएट ऑफेंस होता है। इनकोएट ऑफेंस कौन से होते हैं? हाँ एच, हाँ इनकोएट, इनकोएट, इनकोएट। कौन कौन से अपराध होते हैं इसमें इनकोएट ऑफेंस में? इस सवाल भी आता है प्री में, इनकोएट ऑफेंस कौन, अपूर्ण अपराध कौन से है? इसको बोला जाता है अपूर्ण अपराध। और और कॉन्स्पिरेसी, तीनों, अटेम्प्ट और अबेटमेंट, दुष्प्रेरणा। चलिए, कोहेरेंट, consistent the and trustworthy and appears to have been made while entirely conviction can be based on it even if there is no corroboration। पहला सिद्धांत क्या कहता है? कहता है भाई हमारे एक्ट में ऐसा कोई सिद्धांत ही नहीं है कि बिना मृत्युकालिक कथन के आधार पर या सिर्फ मृत्युकालिक कथन के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। ऐसा कोई नियम हमारे यहाँ नहीं। का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिना किसी कोरोबोरेशन के सोल बेसिस, ठीक है, दिया जा सकता है, ऐसा कोई नियम हमारे पास उपलब्ध नहीं। पहला पॉइंट, ईच केस मस्ट गो बाय इट्स ओन फैक्ट्स। प्रत्येक मामले की जांच उसी के तथ्य के अनुसार होनी चाहिए। प्रत्येक मामले की जांच उसी के तथ्यों के अनुसार होनी चाहिए, मतलब समझ रहे हो? बोलो क्या कहना चाहता है, मतलब क्या है?
उसी नहीं कि ईच केस मस्ट गो बाय इट्स ओन फैक्ट। आप बहुत बड़े अपराधी हो, आप एक अवसर पे मारे गए, दूसरे अवसर पे भी पीटे गए, तीसरे अवसर पे भी पीटे गए। अब जब आप लास्ट वाले में जितना मार दिए गए कि अब तो क्या अपराधी का डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होता क्या? उसका भी होता है, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। पुलिस वाले अगर मारते हो तो कोई डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे कोई मारता है, अब पहले से दुश्मनी थी, पहले मुकदमे चल रहे थे, पहले जो भी था हो चुका था, पहले लास्ट उसके पहले भी आपके साथ हो चुका था, बच गए थे। कई लोग होते ना, बहुत से ऐसे अपराधी होते जो मर बच जाते हैं, बोलते साहब इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, कई मामले होते। तो लास्ट में भी आपको वही हाल हुआ। अब की वाले में आपके बचने की संभावना नहीं है। तो अब की का जो स्टेटमेंट है, तो अब जो लास्ट का स्टेटमेंट है, जो लास्ट प्रकरण से, जो लास्ट सिचुएशन से, लास्ट सर्कमस्टांसेस से जो रिलेटेड है, उसी से संबंधित आपको उन्हीं फैक्ट पर, ये नहीं कि साहब ये पहले भी मारा जा चुका है, पहले भी ये बोल चुका है कि अगर मेरी मौत होती या मेरी हत्या होती तो फला व्यक्ति जिम्मेदार होगा, उससे लेना देना। ठीक है, बस ये इतनी सी बात कहना चाहता है कि अगर बात दीपावली 2025 की चल रही है तो हम 24 की बात नहीं करेंगे। 24 में तो आपने हमको बड़े बड़े झुमके दिलवाए थे, बड़े बड़े ये दिलवाए थे धनतेरस पे, अब की क्या दिलवाओगे? है, अब की तो आपने डिमोशन कर दिया, बेचारा आदमी भी शर्मा गया, है ना। बात समझेंगे तो उस तथ्य की बात नहीं हुई, इस तथ्य की बात करूंगा जो प्रेजेंट पर्टिकुलर है। ठीक है, तीसरी बात क्या कहता है? कहता है कि अ डाइंग डिक्लेरेशन इज नॉट अ वीकर काइंड ऑफ एविडेंस दैन एनी अदर पीस ऑफ एविडेंस। कमजोर प्रवृत्ति का साक्ष्य नहीं है, ठीक है, अन्य साक्ष्यों की तुलना, किसी भी अन्य साक्ष्य के मुकाबले में डाइंग डिक्लेरेशन इज वेरी हाई स्ट्रॉन्ग सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है, सारवान का मतलब समझ रहे हो ना? सारवान मतलब सब्सटेंशियल, सारवान पढ़े होगे, सुने भी होगे। हाँ, पहले से पढ़ लेते हो कि मतलब उसका समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ना, हाँ, हिंदी में तो कह सकते हो यथार्थ। यथार्थ मतलब वास्तविक, है ना। लेकिन इसका मतलब क्या होता है पता? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल लॉ, ठीक है, सब्सटेंशियल एविडेंस। देखिए, ये होता क्या है कि जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो मूल, मूल मतलब समझ रहे हो? जड़, जिसको ना जड़ भी नहीं, जड़ तो उसके वो होते हैं ना, मूल जो तना होता है उसका नीचे का तना, जड़ का जो, हाँ, सारवन हर एक चीज का होता है। कपड़ा पहने हो ना, इसका मूल क्या है? ना, धागा नहीं है। इसका मूल धागा कैसे होगा? पार्ले जी बिस्किट खाती हो? मूल क्या है उसका? मैदा कह रही पगली।
वो तो प्रोसेस्ड है, वो तो प्रोसेस्ड है ना। गेहूं, हाँ तो वही तो मूल, मूल का मतलब क्या होता है? बेसिक जो है कपास। और अगर बोरे के कपड़े पहने तो बोरे, जूट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सब्सटेंशियल वो होता है, यानी मूल जो बात है सब, इसीलिए इसको सब्सटेंशियल कि वो व्यक्ति, इसीलिए 307 302 पुराने के संदर्भ में 307 ज्यादा खतरनाक होता है बनिस्बत 302 की। नया कौन सा है? बीएनएस। हम पुराना बोलेंगे, आप नया बोलोगे, ताकि आपको याद हो। हम तो किसी तरह याद ही कर लेंगे। 101 मर्डर, 109 में, ठीक है। वो क्यों उसकी तुलना में खतरनाक होता है? क्योंकि उसमें वही व्यक्ति गवाह होता है जो व्यक्ति चोट खाया हुआ होता है, और उसमें मर गया होता है, पता नहीं किसी ने देखा भी कि नहीं देखा भी, इसी में आएगा देखना सिद्धांत क्या है। बात समझ में आ गई? तो सब्सटेंशियल मतलब मूल। इसीलिए आपने देखा होगा कि सेकंड अपील जो होती है वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही होगी, अन्यथा सेकंड अपील नहीं होगी सीपीसी में, ठीक है। सब्सटेंशियल। चौथी बात देखिए, ऐसा मृत्युकालिक कथन जिसे किसी मजिस्ट्रेट ने लिखा है प्रश्न उत्तर रूप में तथा मृतक के अपने शब्दों में, वो पूर्ण रूप से विश्वसनीय होता है, किंतु ये आवश्यक नहीं है कि मृत्युकालिक कथन प्रश्नोत्तर के रूप में ही अभिलिखित किया जाए, यदि वो मृतक द्वारा बोले गए ठीक ठीक शब्दों में है। A dying declaration which has been properly recorded by a competent magistrate, that is to say, in the form of question and answer, and as far as practicable in the word of the maker of the declarant is reliable, but it is not necessary to record the declaration in the form of question and answer if it is in terms of actual words spoken by the deceased। मतलब समझ में आया? कोई फॉर्म हम निश्चित नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जब किसी व्यक्ति से क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे व्यक्ति से, तो वो भी गड़बड़ा जाता है। लेकिन अगर कहा जाए बेटा जो तू तेरे साथ जो घटा बोल, है ना, जो तेरे साथ घटा वो बोल, तो वो क्या करेगा, पूरी कहानी बता देगा। लेकिन अभी उससे आपने पूछा कि तुम्हारे ऊपर वार कब हुआ, ये लोग तुम्हारे घर कब आए, तो अब वो क्या करेगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, हाँ, आप उत्तर पाना चाह रहे हो तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे कभी कभी एक आध, जैसे कि आपको इन्होंने क्यों मारा, पूछ सकते हो। बोला साहब जमीन का विवाद था इसलिए मारा, तो लेकिन अब वो उसी वे में लिख दिया जाएगा। कुछ लोग अपनी कहानी पूरी बता लेते हैं, है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर में हो, कोई जरूरी नहीं, ठीक। पांचवी बात क्या है, ये क्या है, टेस्टिमोनी, रिलायबिलिटी ऑफ किसकी, डाइंग डिक्लेरेशन की। कहता है कि टू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ अ डाइंग डिक्लेरेशन द कोर्ट has to kept in view the circumstances like the opportunity of the dying declaration, man of observations, for example, whether there was sufficient light if the crime was committed at the statement, that the statement has been consistent throughout, that the tutoring by interested parties, that statement of the deceased in this case satisfied all these conditions, and therefore the Supreme Court held that it was rightly acted upon by the High Court in convicting the appellant।
मतलब डाइंग डिक्लेरेशन करने वाले व्यक्ति की विश्वसनीयता की जांच करने के लिए सबसे पहले हमें परिस्थितियों को देखना होगा और मृतक द्वारा पारिस्थितिक या परिस्थितियां देखने का अवसर। जैसे कि अगर अपराध रात के समय में हुआ था तो क्या कुछ रोशनी थी, आपने देखा था, दिखाई दे रहा था बंदा कौन था? अगर रोशनी थी, यहां सब लालटेन जल रही थी, पहचान ले रहे थे तुम? हाँ साहब पहचान ले। अब इसमें बताते, इसमें अब अगला वकील जो डाइंग डिक्लेरेशन तो उसने लिखा दिया, क्या कथन के समय मृतक की दशा बहुत तो नहीं बिगड़ी थी? और बेहोश हो जाते लोग। और अगर जैसे कोई लेडीज है, कोई महिला है, तो वो चोरों को देखते ही बेहोश हो जाती, अब उसका डाइंग डिक्लेरेशन कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या कथन लगातार एक सा रहा, फ्लुएंटली बोल रही थी, बोल रहा था, पहले अवसर में सामने आते ही उसने कर दिया, और हित रखने वाले व्यक्ति को पढ़ाने सिखाने को तो कोई मौका तो नहीं मिला। इसीलिए रेस्जेस्टे का सिद्धांत लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मौका मिल गया हो। जैसे आज आपके साथ घटना घटी और 2 दिन बाद आप बोल रहे हो, तो वो नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर डिले हो गया है किसी कारण से, कि वो व्यक्ति बहुत सदमे में चला गया था, होश ही नहीं आ रहा था, उसको आंखें नहीं खुल रही थी, तो ऐसे सिचुएशन में 2 दिन अगर डिले हो जाता है, उसके बाद वो जैसे ही होश में आती वैसे, तो वो ब्रेक नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर हुआ है, आराम से घर गए, दूसरे दिन गए, फिर कह के अब लिखिए साहब, वो नहीं माना जाएगा। ठीक। तो ये इसकी परिस्थितियों के हिसाब से। तो जैसे अब होता क्या है कि ये तो हो गया, वकील साहब, अगला वकील साहब बोलेगा साहब ठीक है, माना कि जब मेरे क्लाइंट ने, चूंकि अब वो अभियुक्त का एडवोकेट है, जब ये हत्या करने गए, जैसा कि इन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन में कहा कि उस वक्त रोशनी थी, लालटेन जल रही थी, और इन्होंने मेरे अभियुक्त को पहचान लिया। कि बात ये कि जरा इनसे पूछा जाए कि इनके चश्मा जो लगा हुआ ये कौन सा है, चश्मा कौन सा लगाते, दूर दृष्टि दोष का है कि निकट दृष्टि दोष का? अब अगर दूर दृष्टि दोष का चश्मा है, और जब वो मारने आया आप सो रहे थे, तो बताओ चश्मा लगाने का मौका मिलेगा? चश्मा लगाने का मौका मिलेगा? नहीं कहेगा रुको यार, बस चश्मा लगा ले तो फिर मारना। हाँ, नहीं ना। हाँ, तो साहब इनको निकट दृष्टि, दूर दृष्टि दोष है इनको। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, है ना? ऐसे ही है ना? तो साहब इनका कुछ संदिग्ध आपको नहीं लग रहा है कि जब इनको निकट दृष्टि दोष और काफी अच्छा नंबर भी है इनका, निकलाया जाए नंबर इनका +2 3 है, अब इनका चश्मा उतार के इस रोशनी में दिखाया जाए, इनको पहचानवाया जाए, तो आदमी नहीं पहचान पाता। इसी तरह दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष में होता है। अभी जैसे हम चश्मा उतार दे तो क्यों नहीं पहचान में आएगा कि कौन कहाँ बैठा है? अगर मतलब नए नए आदमी आ जाए तो पहचान कौन है? धुंधला हो जाता चेहरा पूरा। अब वहां पे वो फंसा सकता है। इसी तरह जब कभी रेप का मामला आता है, तो उसमें भी यही होता है कि साहब एक व्यक्ति अगर महिला की इच्छा नहीं है तो रेप कभी कर ही नहीं सकता, नेवर, जब तक कि 2 3 लोग नहीं हो। उसमें भी यही मसला फंसता है। तो यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन की जो विश्वसनीयता होती है वो संदिग्ध हो जाती है।
लेकिन अब चूंकि डाइंग डिक्लेरेशन है, मरते हुए व्यक्ति बोल रहा है, अगला वकील तो प्रोटेस्ट करेगा ही ना करेगा, उसका तो काम ही है चीजों को फंसाना। उसी में अगर वो संदेह से परे ले गया तो ठीक है, लेकिन अगर संदेह क्रिएट हो गया, जज साहब को लगा बात तो सही है, मामला फंस गया फिर। तो बड़े बड़े केस आते हैं इसमें, कभी प्रैक्टिकल वे में आप देखिएगा, पढ़िएगा, जैसे कहती है उसकी कौन श्रीवास्तव, उनकी किताब आती है आपराधिक सिद्धांत करके आती है, क्योंकि पतली सी है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, मतलब आपराधिक सिद्धांत। तो उसको जब पढ़िए ना तो तब मजा आता है उसको पढ़ने में, कैसे कैसे एक से केस लाता है। बात समझ में आ गई ना, कसौटी पे कैसे उतर सकता है। तो इसीलिए कहता है कि परिस्थितियों को देखा जाए, क्या कुछ रोशनी थी, क्या कथन के समय मृतक की दशा बहुत तो नहीं बिगड़ी थी, सब चीजें ठीक है ना। तो क्योंकि उस वक्त वो बंदा झूठ तो नहीं बोलेगा, तो सच ही सच बोलेगा, है ना। तो कभी कभी होता है कि लोग आवाज से भी सम पहचान लेते हैं, जरूरी नहीं कि आंख से ही बोला हो। बोले मान लो पूछा कि रोशनी थी, तो अब ये बोला कि आपने पहचाना कैसे, खासा वो आवाज से पहचाने, तो मामला पूरा पलट गया। डाइंग डिक्लेरेशन एक बात ये भी लिखी थी कि उस बंदे ने उस बंदे को की आवाज से पहचाना, क्योंकि वो उसका पड़ोसी था, प्रथम अवसर पे नहीं आया था, तो मामला फंस गया। अब रोशनी वाला तो पीछे पड़ गया ना, अब आपका चश्मा रखा रह गया। तो ये बारीकियां होती है, ठीक। A Dang declaration is not necessity to be recorded by magistrate. It should inspire confidence and should not appear to be tutored. ऐसा मृत्युकालिक कथन जो न्यायालय के मन में विश्वास पैदा करता हो, दोष सिद्धि के लिए क्या है, पर्याप्त होता है। ये आवश्यक नहीं कि कथन लंबा चौड़ा हो, पूरा व्याख्यान हो, उसका साहित्यिक रूप में लिखा जाना हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कि मृतक का कथन सब शर्तों को पूरा करता था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सही रूप से उसके आधार पर सजा दिया। किस केस में ऐसा हुआ था, गोविंद नारायण बनाम राजस्थान राज्य में। ठीक, ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया ना। अब आ जाइए, अब अभी करवाएंगे, अभी बाद में करवाएंगे, अभी कर। कौन नहीं मरा था, तो मर गया था बाद में। तो कहा पूरी, हम वहां बैठे थे, क्या हम भी देख रहे थे भाई। चश्मा लगाने के बाद मतलब कि अब घायल कर दिया। मान लो कोई व्यक्ति उठा, चश्मा नहीं लगाया, आया व्यक्ति मार दिया, रोशनी हो रही थी, पूछा गया कि क्या ऐसा था, तो अब मार दिया गया, घायल हो गया, तो जाएगा ना, तब उसकी स्टेटमेंट लिखी जाएगी या नहीं लिखी जाएगी। अब अगर वो मर गया तब तो वो काम में आ जाएगी, नहीं आया तो कोरोबरेटिव में चली जाएगी। बात ये है। तो मर गया तो डैंग डिक्लेरेशन में चला जाएगा। अब उसका वकील साहब बचा रहा है, हाँ? उससे नहीं मतलब है। उन्होंने क्या कहा अभी लास्ट में कि उसने आवाज से पहचान लिया था, ठीक। ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब कहीं तुम आके बोल रही हो, यहाँ पे कोई सो रहा हो और तुम बोलते हुए चली जाओ, और जो जग रहा हो थोड़ी देर पूछे कौन गया, तो कहा वो कोनिका गई है, हाँ, पहचान हो जाती है। इसीलिए अपराध में जो चीजें होती है ना, बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाता है, अपराध भी करो तो ये कहीं ना कहीं कुछ छूट ही जाता है, कुछ भी करो। ठीक, चलिए आइए लिखने में आइए जरा, क्यों दो तीन चीजें रह गई, नहीं तो रह जाएगा आप लोगों का।
पहले क्या लिखवाएं? पहले इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में अंतर लिखिएगा पहले। चलिए 1 मिनट, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। दोनों लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों लिखेंगे।